नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। मैं हूं मुकुल शर्मा। अपने इस खास शो में आपके लिए हर सप्ताह हम लेकर आते हैं एक ऐसा विषय जो जुड़ा होता है आपसे। आज के समय में हर व्यक्ति निवेश को लेकर काफी जागरूक है, लेकिन निवेश सुरक्षित हो इस पर भी ध्यान बना रहता है। सुरक्षित निवेश यानी जहां जोखिम कम हो और लाभ हमें अधिक मिल सके। ऐसे में म्यूचुअल फंड लोगों के लिए विश्वसनीय पसंद नजर आते हैं। पर म्यूचुअल फंड में निवेश का निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो कुछ बातों को जानना ज़रूरी है, जैसे इक्विटी फंड में निवेश करें या बैलेंस फंड में, या फिर हाइब्रिड से आपको फ़ायदा होगा या नहीं। कुछ निवेशक ELSS यानी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को प्राथमिकता भी देते हैं। आज मनी मंत्र में इस विषय पर ही आपको हम जानकारी देंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल हो या कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 011233873031। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, और टीवी स्क्रीन पर भी नंबर हम फ्लैश करेंगे। इस पर आप सवाल पूछेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन आपको बता दें, हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप CEO हैं वैल्यू रिसर्च से। बहुत बहुत स्वागत आपका धीरेन्द्र जी। और आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड को लेकर, कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आप देखते हैं? अगर पिछले 2-3 सालों की बात की जाए, कोविड के बाद हमने देखा कि एक नया रुझान जो है वो म्यूचुअल फंड में नज़र आया। निवेश के प्रति जो है एक विश्वास और उसके साथ साथ सुरक्षित निवेश जो है वो होता नज़र आता है। नहीं, म्यूचुअल फंड की शुरुआत बहुत साल पहले से हो गई थी और 2-3 साल में बहुत आम एक धारणा बन गई है और बहुत बड़ी आबादी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की शुरुआत कर चुकी है जी। और पीछे जो कारण है वो कई हैं। एक तो कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम बदला है, जिससे आप UPI के जरिए, अपने फोन के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाते हैं। म्यूचुअल डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये जो किया, SIP की शुरुआत की और उसके बाद एक छोटी सी रकम से एक बड़ी पूंजी बन पाई जी। और ये बहुत साथ हुआ। तो इससे और ये एक फार्मेसी सेक्टर का अकेला एक बाजार से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जहाँ पे निवेशकों के पास अच्छी कहानियां है बताने के लिए कि कैसे छोटी सी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा हो पाई जी। और बिल्कुल धीरेन्द्र जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी जो प्रचलन है वो हमने बढ़ता देखा है, इसकी लोकप्रियता भी हमने देखी और इसका अंदाज़ा हमें लग जाता है। जिस तरीके से डीमेट अकाउंट्स की संख्या भारत में बढ़ी है वो अपने आप में वाकई अच्छी बात भी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब हम फ़ोन ऐप्स के थ्रू इसमें निवेश कर पाते हैं, तो कभी कभी निवेशकों को ये लगता है क्या ये सुरक्षित है कि हम डायरेक्ट इसमें निवेश कर रहे हैं, या इसके लिए जो एजेंट हैं उनका सहारा हमें लेना पड़ेगा? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आपको लगता है कि आप इसके बारे में जानकार हो भी नहीं सकते, तो जरूर आप एजेंट का सहारा लेना चाहिए। ये जो एडवाइजर हैं, एजेंट्स हैं, ये आपकी कई बार इस तरह से मदद कर पाते हैं, क्योंकि अगर एक तो है कि आपको निवेश कहाँ करना है और आपकी ज़रूरतों को का आकलन करना, लंबे समय का पैसा है, कम समय का पैसा है, उसको कहाँ लगाना चाहिए, उचित व्हीकल करना और किस तरह से लगाना चाहिए। दूसरा है, जब इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब बाजार अचानक बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर जाता है कम समय में, या अभी वाला समय जिसमें लोग आंख बंद करके पैसा लगा रहे होते हैं और रिस्क की बिल्कुल ही चिंता नहीं करते, तो आपको बता पाना, समझा पाना कि ये इसका असर क्या हो सकता है, इसमें संभाल के कैसे लगाना चाहिए जी। तो डूबते हुए बाजार में आपको घबराने से बचाना और एक बहुत जबरदस्त बाजार में, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बाजार, एक इस तरह के चढ़ते हुए बाजार में आपको रोक पाना कि आप धीरे धीरे लगाएं और अपना रिस्क कम करें, ये एक एजेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको लगता है कि अगर इसकी जरूरत है जरूर करिए। अगर आपको जानकारी है, समझ है और आप खुद कर सकते हैं और पढ़कर तो जरूर वो भी जरूर कीजिए। जी धीरेन्द्र जी, और उसके लिए ज़रूरी कि उसकी सही जानकारी भी हो। अब क्योंकि जब म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड हमारे सामने आ जाते हैं। इक्विटी की बात की जाए, बैलेंस फंड की बात करें, हाइब्रिड फंड की बात की जाए, और इक्विटी में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कैपिंग है वो हमारे सामने आती है। तो किस लिहाज से और क्या अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करने के बाद ही निवेश की तरफ आगे बढ़ें? जी हाँ, म्यूचुअल फंड देखने के पहले आपको निर्धारित करना चाहिए कि आपको कितने समय के बाद इस निवेश की जरूरत पड़ेगी जी। अगर अधिकतर लोगों की जो लंबे समय की जरूरत है कि आपको रिटायरमेंट के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए जो 10-15 साल 20 साल बाद हो, या फिर आपको घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट चाहिए हो 5-7 साल 10 साल के बाद हो,
इसका आकलन आप जरूर करें, क्योंकि ये पहला स्टेप है। जी। फिर आता है समय के लिए कहाँ लगाए, कम समय के लिए कहाँ लगाए। जी धीरेन्द्र जी, आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलुरु से। बहुत बहुत स्वागत आपका कृष्णा जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं सर म्यूचुअल फंड में सर टैक्स रिलैक्सेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसमें जमा करके टैक्स में हम जो टैक्स करता है उसकी हम बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और वो किस कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी या किस में हम इन्वेस्ट करें जो हमारे लिए सेफ रहे? जी देखिए, कंपनियां तो बहुत हैं, लेकिन धीरेन्द्र जी आपको बताएंगे कैसे इसके जरिए टैक्स सेविंग हम कर सकते हैं। धीरेन्द्र जी, हमारे जो दर्शक हैं कृष्णा जी, वो जानना चाह रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो टैक्स सेविंग के लिए जो आप निवेश करते हैं उसके लिए आपको पहले आकलन करना चाहिए कि अब टैक्स का जो हमारे यहाँ रिजीम है वो दो तरीके का है। एक नया टैक्स रिजीम जिसमें कि अगर आपकी आमदनी 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप एक फ्लैट टैक्स दे करके, और आपको इसमें किसी तरह का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। अगर उससे कम है और अगर आप कुछ निवेश करते हैं सेक्शन 80C के तहत, तो यहाँ पे नियम है कि आप 1.5 लाख रुपए तक का सालाना निवेश करके वो आप अपनी आमदनी से घटा सकते हैं। जी। और ये निवेश आपको एक खास तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें आप पैसा लगाते हैं, आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहता है, 3 साल तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ये इक्विटी स्कीम है। और बाकी जितने भी विकल्प हैं वो या तो हाइब्रिड है या फिर फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड है। पब्लिक प्रोविडेंट आपको वही छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए की, लेकिन वहां पे आपको एक निश्चित आमदनी मिलती है। यहाँ पे आपको किसी भी 3-4 साल 5 साल की अवधि में उससे काफी बेहतर रिटर्न मिल पाया है। दूसरा कि किसी भी म्यूचुअल फंड में एक बड़ी सुविधा है कि आप ये बहुत ही शानदार टैक्स डेफरमेंट का व्हीकल साबित हुआ है। जी। आप अगर डिपॉजिट करते हैं और आपको इंटरेस्ट भले ही नहीं मिला हो, लेकिन जो इंटरेस्ट की आपकी कमाई है अक्रूवल बेसिस पे, उस पे आपको टैक्स देना होता है। म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, जब तक आप निकालते नहीं है तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जी। क्योंकि और जब तक आप कैपिटल गेन्स रियलाइज नहीं करते हैं आपकी टैक्स की देनदारी नहीं बनती। तो ये तो फायदा हुआ ELSS का कि किस तरीके से जो टैक्स सेविंग है इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। 3 साल का लॉक इन पीरियड इसमें रहता है और उसके बाद उस पर किसी तरह का जो कर है, जो टैक्स है, वो आपको नहीं देना होगा। लेकिन और भी कई तरह के जो हम देखते हैं जो म्यूचुअल फंड्स हैं, और जैसा कि धीरेन्द्र जी आप बता रहे थे कि उनकी पहचान करना वो ज़रूरी है कि हमारा लक्ष्य क्या है और किस तरीके से जो हम म्यूचुअल फंड का चयन कर रहे हैं वो आपस में समान होने चाहिए। जो उद्देश्य है हमारा वो कम से कम पूरा होना चाहिए। लेकिन जो एक लालच आता है हाइब्रिड में, हम देखते हैं कि लगता है कि जल्दी से जो हमारा पैसा है वो बढ़ जाए, दोगुना हो जाए, और उस वजह से क्या माना जाए, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है निवेशकों को। नहीं, निवेशकों को नुकसान आमतौर पे इसीलिए उठाना पड़ता है क्योंकि अगर आप समझ कुछ रहे हैं, अगर आपने इसके नहीं, आपने निर्धारित ही नहीं किया कि आपका लंबे समय का पैसा है या कम समय का पैसा है, तो आपको नुकसान हो। अनुचित निवेश आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। लेकिन अगर निर्धारित कर लेते हैं तो म्यूचुअल फंड को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत मेहनत की है इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने के लिए। जी। 16 तरीके के इक्विटी फंड है, 15-16 तरीके के डेट फंड है, 5-6 तरीके के हाइब्रिड फंड है, लेकिन अधिकतर निवेशकों की जरूरत 4 से पूरी हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर आप लंबे समय का पैसा, और लंबे समय का मतलब कम से कम 5 साल और 10 आमतौर पे 10-12 साल का जो पैसा है जी, इक्विटी फंड में लगाइए। इक्विटी फंड मतलब एक ऐसा फंड जो कि हर जगह पैसा लगाता हूं और बाकी सारे कैटेगरीज को आप छोड़ दीजिए। इसके लिए कैटेगरी की मैं सलाह दूंगा, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप। जी। यहाँ पैसा आपके बाजार में हर तरीके के कंपनी में पैसा लगता है और यहाँ पे आपको ट्रू डाइवर्सिफिकेशन मिल पाता है। और बाकी सारे फंड कैटेगरी को, बहुत सारे फंड जो, बहुत तरह के फंड जो उपलब्ध है उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बेहद ज़रूरी कि देखिए जब भी हम निवेश कर रहे हैं किस तरीके से लक्ष्य निर्धारित करें, उसके बाद जो अलग अलग विकल्प हमारे पास हैं उन पर ध्यान दें। धीरेन्द्र जी, आपके साथ हमारी जो चर्चा है वो जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद जो दर्शक हैं उनके सवाल भी हम यहाँ साझा करेंगे, शामिल करेंगे। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth.
NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मनी मंत्र में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर, किस तरीके से ना सिर्फ ये विश्वसनीय है बल्कि सुरक्षित भी है निवेशकों के लिए। और हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार हमारे जो दर्शक के सवाल हैं उनके भी जवाब दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपका भी कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने कहा कि मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप की अगर बात की जाए तो वहाँ बेहतर रिटर्न के लिए हम इसको मान सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज के दौर में जब हम SIP की बात करते हैं, किस तरीके से एक अगर जो हमारा आम निवेशक है, आम नागरिक है, वो सेविंग कर सकता है, निवेश कर सकता है? क्योंकि पहले हमें लगता था शायद एक आम इंसान जो है उसकी पहुंच से बाहर की बात हो जाती है, म्यूचुअल फंड हुआ या डीमेट अकाउंट की जब हम बात करते थे, लेकिन SIP के जरिए हम मान सकते हैं कि काफ़ी सरल हो गया है। जी हाँ, ये SIP एक काफ़ी जादुई चीज़ है और बहुत ही सिंपल चीज़ है। इक्विटी में पैसा लगाना या इक्विटी फंड में पैसा लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इक्विटी फंड में जिस तरह से निवेशक आमतौर पर लगाते हैं, जब बाजार चढ़ जाता है, जब बाजार में बहुत लोग उत्साहित होते हैं, बाजार में आसानी से पैसा बन रहा होता है, तब लोग एक मुश्त पैसा लगाते हैं और ये बहुत ही अनुचित तरीका है पैसा लगाने का। जी, इस SIP एक बड़ा कारगर जरिया साबित हुआ है, जहाँ पे आप और ये आपके इनकम और खर्चे के पैटर्न से मैच करता है। आप कमाते हैं हर महीने, जी, आप क्या करते हैं और जो बच जाता है वो आप निवेश करते हैं। उस निवेश को से क्यों नहीं लगाया जाए? क्योंकि आमतौर पे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद लगाने की सोचते हैं। जी, तो SIP इस पैटर्न पे फिट होता है और इससे आप इक्विटी में लगाने की वजह से जो रिस्क है वो आप सब्सटेंशियली कम कर पाते हैं, क्योंकि आप एवरेज कर पाते हैं। आप चढ़े बाजार में एक साथ पैसा नहीं लगाते हैं और यही सबसे बड़ा रिस्क है कि आप चढ़े बाजार में एक मुश्त पैसा लगाइए और बाजार गिरता है तो आप हतोत्साहित होकर अपना पैसा निकाल लेते हैं और आपका नुकसान पक्का हो जाता है। जी, बिल्कुल धीरेन्द्र जी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लक्ष्य हमें लेके चलना चाहिए। हम अगर खास तौर से लघु अवधि में देखते हैं 3 साल या 5 साल या और ज़्यादा, अगर जब देखते हैं दीर्घ अवधि के हिसाब से अगर बात की जाए 10 साल या उससे अधिक अगर कोई रखना चाहता है, लेकिन ऐसे में जब हमें पैसे की अगर आवश्यकता है तो क्या इसका रिडम्पशन जो है वो भी उतना ही सरल हम मान सकते हैं जितना शुरुआत में जब हम निवेश करते हैं? जी हाँ, म्यूचुअल फंड में लगाए हुआ पैसा जब आप डिजिटली अगर रिडीम करते हैं तो 2 दिन के बाद यह पैसा आपके खाते में होता है। जी, म्यूचुअल फंड सुरक्षित व्हीकल भी इसलिए साबित हुआ है क्योंकि म्यूचुअल फंड लगाने में पैसा लगाने के लिए जो नियम किए गए हैं उसमें पैसा आपके नाम से तभी लगेगा जब ये आपके बैंक अकाउंट से जाए, और कोई भी रिडेम्पशन का पैसा आपके बैंक खाते में ही आ सकता है, किसी और तरीके से नहीं आ सकता है। इस वजह से लोगों का काफी भरोसा बन पाया है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना बहुत ही कम हो गई है। जी, और ये एक स्पेकुलेटिव व्हीकल, और आप कई बार बता रहे थे कि डीमैट अकाउंट और जिस तरह से लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं और शेयर्स में सीधे तौर पे पैसा लगाते हैं और आमतौर पे जब वो लगाना शुरू करते हैं तो वो स्पेकुलेटिव हो जाता है, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। ये एक बचत का व्हीकल साबित हुआ है जिसमें आप नियमित रूप से एक छोटी रकम लगाते हैं और वो कई सालों में एक बड़ी पूंजी इकट्ठा हो जाती है। जी धीरेन्द्र जी, लेकिन जो भारतीय निवेशक हैं खास तौर से, एक तबका ऐसा भी है जिनको लगता है कि शायद शेयर बाजार तक उनकी जो पहुंच है वो हो नहीं सकती या शेयर बाजार तक जाना सही नहीं होगा, और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड को भी उसी से कंपेयर किया जाता है, उसके साथ ही तुलना की जाती है। इनके बीच में किस तरह का अंतर है और कैसे एक आम निवेशक जो है इसको समझ सकता है? नहीं, शेयर में पैसा लगाना और इक्विटी फंड में पैसा लगाना आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है, लेकिन लेकिन शेयर में पैसा लगाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको कई चीजें निर्धारित करनी होती है। एक तो कि आपको किस कंपनी का में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, और अपने रिस्क को कम करने के लिए कैसे डाइवर्सिफाई करना है जी, फिर कब, और ये सब चीज अगर आप कम कर पाने में सक्षम नहीं है तो आप एक म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं जो एक छोटे से खर्चे पे आपको ये सेवा देती है। तो अगर आप, और आमतौर, और चूंकि बाजार में पैसा लगाना काफी आसान हो गया है, आसान मतलब ये नहीं कि शेयर में पैसा लगाना आसान है,
क्योंकि आसान हो गया है, उसका मैकेनिक्स आसान हो गया। आप खाता खोल सकते हैं, कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन क्या कब तक खरीदे और कब बेचे ये मुश्किल है, और इस सीखने में समय लगता है। जी धीरेन्द्र जी, एक दर्शक फिलहाल जुड़े हैं, सत्येंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से। बहुत बहुत स्वागत आपका सत्येंद्र जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इंडेक्स फंड में मुझे 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना था, अभी SIP में या क्या हाँ इन्वेस्ट करें, ये जानना चाह रहा था। कोई मुझे गाइड किया था, मुझे आइडिया नहीं है कि इंडेक्स फंड में करो तो क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताएं। और मैं 2000 का मंथली करना चाह रहा था SIP जी में इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ पे करें वो थोड़ा जी? यानी लमसम और SIP आप दोनों में इच्छुक हैं। धीरेन्द्र जी, क्या आप इनको सुझाव देना चाहेंगे? जी हाँ, 2000 रुपए का SIP और 1 लाख रुपए लगाना है, लेकिन 1 लाख रुपए जो लगाना है वो भी आज जैसे जो बाजार का माहौल है उसमें मेरी सलाह ये होगी कि उस पैसे को भी 4-5 महीने में स्प्रेड करके लगाएं, ताकि अगर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर अगर शुरू हो जाता है, गिरावट का दौर शुरू होता है, तो आपको अफसोस नहीं होगा। लेकिन और पैसा कहाँ लगाएं ये निर्धारित करना, इसके लिए आप बहुत ही इसको अनकॉम्प्लिकेटेड रखिए। अगर आप पहली बार पैसा लगा रहे हैं तो किसी अच्छे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या क्योंकि यहाँ पे जो बाजार में गिरावट का दौर आएगा, अगर आप पहली बार किसी बाजार से जुड़ा हुआ निवेश कर रहे हैं तो इसका चुनाव करना चाहिए। क्योंकि शुरुआती निवेशक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जब आप पैसा लगाएं, और खासकर 1 लाख रुपए जो कि इंपॉर्टेंट अमाउंट है, अगर आप 2000 रुपए की SIP करने की सोच रहे हैं तो आप लगाएं, और उसके बाद अगर 10% की गिरावट हो जाती है 2 महीने के बाद, तो आपको बड़ा अफसोस होगा। और इससे बचने के लिए, क्योंकि लंबे समय में बाजार ऊपर जाता है लेकिन कम समय में बाजार को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस स्थिति पे, जिस लेवल पे अभी बाजार है, वहां पे इस तरह के गिरावट की संभावना बनी रहे, तो फायदा उठाना चाहिए। तो इस पैसे को और 2000 रुपए का पैसा, 2000 रुपए का SIP भी किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाए। दूसरा विकल्प है कि आप किसी इंडेक्स फंड में लगाएं, और तीसरा है कि आप किसी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप। तो मेरी सलाह होगी कि शुरुआत आप हाइब्रिड से कीजिए, फिर आप किसी इंडेक्स फंड या एक्टिव फंड में आप 2-3 साल के बाद लगाइएगा, और तब तक आपको भरोसा हो जाएगा कि इस उतार चढ़ाव के बावजूद आपको बेहतर रिटर्न मिल पाता है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जो और भी दर्शक हैं उनके सवालों को भी हम यहाँ शामिल करेंगे, साथ ही कुछ और सवाल आपसे उनकी ही जानकारी हम यहाँ लेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर, किस तरीके से इसका जरिए आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जोखिम कम है और लाभ की जो संभावना है, रिटर्न जो है वो आपको अच्छा मिल जाता है। धीरेन्द्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले धीरेन्द्र जी आप बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग जो ऑप्शन है वो हमें रखने चाहिए अगर हम पूंजी निवेश अगर कर रहे हैं। ऐसे में पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की अगर खास तौर से बात की जाए, ये कितना ज़रूरी है, और इसके ज़रिए रिटर्न में क्या माना जाए कि उसमें भी इजाफा हो सकता है? जो आप डाइवर्सिफाई करते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप अपने रिटर्न को बढ़ाते हैं, इससे रिस्क को कम करते हैं, और इसकी वजह से शॉर्ट रन में आपका रिस्क रिटर्न कम भी होता हो, लेकिन आप लंबे समय तक बने रह पाते हैं, जिससे कि इसकी भरपाई हो पाती है। जी तो इन्वेस्टमेंट के नियम काफी आसान है। अगर एक आम आदमी को इसको एक ग्राउंड रूल बना करके अगर आप हमेशा फॉलो करें जी कि इस शुरुआत कीजिए, लंबे समय इक्विटी में लगाइए, इक्विटी का पैसा SIP के जरिए लगाइए, और एक ऐसे फंड में लगाइए जो हर जगह पैसा लगाता है। क्योंकि जब आप निवेश करने जाते हैं तो वहां पे आप 6 तरीके के जब ऑप्शंस देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाते, शुरुआत नहीं कर पाते, और शुरुआत इसकी वजह से देर होती है जी। हर महीना देर होने से
ये जो कंपाउंडिंग का जादू है और ज़्यादा रिटर्न देने वाले इक्विटी में एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल में पैसा लगा करके अगर आप बेहतर रिटर्न पाते हैं तो इसका जो 25 साल या 30 साल में जो अंतर आता है वो बहुत भारी होता है जी। और जल्दी शुरुआत करना, धीरे धीरे लगाना, लंबे समय का पैसा लगाना, कम समय का पैसा कभी इक्विटी में नहीं लगाना जी। स्पेकुलेट, बेसिकली इन्वेस्टिंग 4-5 चीज करना है और 10-15 चीज आपको नहीं करना है। और इसका अगर आप नियम से पालन करें तो मुझे लगता है कि आपको खासा फायदा होगा, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो पाएंगे। बिल्कुल, तो बेहतर देखिए जो निवेश है सोच समझ कर आप करेंगे तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा, मुनाफा जो है वो आपका बढ़ सकता है। एक दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं कच्छ से, बहुत बहुत स्वागत आपका। फिर से क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? म्यूचुअल फंड और पीएमएस में से कौन सा बेटर रहता है और उसका जानकारी के लिए कौन सी वेबसाइट पे चेक करने का? म्यूचुअल फंड और पीएमएस में आप जानना चाह रहे हैं कौन सा बेहतर है? हाँ जी, चलिए धीरेन्द्र जी क्या सुझाव रहेगा आपका? मैं स्ट्रांगली अर्ज करूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, पीएमएस में नहीं। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तब भी उसका कारण, छोटे इन्वेस्टर हैं तब तो आपके पास वो विकल्प ही नहीं है, क्योंकि पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम आपको 50 लाख रुपए लगाना होता है जी। उस पीएमएस में लगाया हुआ पैसा, पीएमएस एक तरह से आपका डीमैट अकाउंट है, आपका अपना अकाउंट है जो आप किसी को राइट दे रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे, लीगल स्टेटस यही है। तो पीएमएस जब साल भर में खरीदता है, बेचता है तो आपको टैक्स देना होता है। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं, आप लगाते हैं 50,000 रुपया और अगर आप साल तक नहीं निकालते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर बार बार खरीद रहा हो, बेच रहा हो, कुछ भी आपके अंडरलाइंग शेयर में जी, तो आप में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके ट्रांजैक्शंस पे शॉर्ट टर्म गेन्स और कैपिटल और लॉन्ग टर्म गेन्स आपको लगता रहेगा पीएमएस के खाते में। उसके अलावा कि पीएमएस जिस तरह से रेगुलेटेड है और म्यूचुअल फंड जिस तरह से क्लोजली रेगुलेटेड है, जितना क्लोज इसका सुपरवाइज्ड है जी, तो एनएवी कैलकुलेट होता है, हर निवेशक के लिए होता है, और जितना टाइटली रेगुलेटेड है उस हिसाब है कि निवेशकों को आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए और पीएम रहना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो ये बेहद ज़रूरी कि कैसे आप सुरक्षित रूप जो विकल्प है हमारे पास निवेश का उसका चयन कर सकते हैं और साथ ही साथ सोच समझ कर निवेश करें। जैसा धीरेन्द्र जी ने कहा कि म्यूचुअल फंड है, सही है, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन जानकारी बेहद ज़रूरी। फिलहाल इतनी महत्वपूर्ण जानकारी धीरेन्द्र जी आपने हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो धीरेन्द्र जी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश जो है वो किया जा सकता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए और वही जानकारी जो है आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कई ऐसी मुख्य बातें हैं कि अगर आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, अपना जो लक्ष्य है पहले वो निर्धारित करें, उसके बाद जो सही विकल्प है उसका चयन करें और साथ ही साथ सारी जानकारी ले लें, क्योंकि अब पूरी प्रक्रिया को सरल भी बना दिया गया है। लगातार केंद्र सरकार जो इस तरह के प्रयास कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डीमैट्स अकाउंट्स हैं वो हमने देखे हैं किस तरीके से खुले हैं, तो इसका लाभ जो है आपको मिल सकता है, बशर्ते सही जानकारी आपके पास हो, सोच समझकर आप निवेश करें और उसके बाद जो आपकी उम्मीद है कि जो मुनाफा है आपको हो सके ज़रूर होगा। लेकिन ये तमाम बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।